सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के ऐप पे और वेबसाइट पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं और आज के बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए तैयार हैं। नमस्ते 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 सभी को। चलिए ठीक है जी, क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। चलिए, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि एक ही बच्चा कह रहा था खैर कि आप आज डाउट क्लास रखने वाले थे। आई गेस नहीं, मैंने बोल दिया था कि हम एक दो टॉपिक और पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट क्लास रख देंगे। और डाउट क्लास होगी सैटरडे को। आई गेस सैटरडे को डाउट क्लास रख देते हैं आपकी। सैटरडे को आपकी डाउट क्लास रख देते हैं। डन है। चलिए, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी सैटरडे को ना रखते, हो सकता है हम लोग ट्यूसडे को रख दे। देखते हैं आज टॉपिक कहां तक जाता है। अगर टॉपिक साथ चला या एक सही टॉपिक पे खत्म किया तो सैटरडे को डाउट क्लास रख देंगे, नहीं तो ट्यूसडे को रख देंगे। चलिए देखते हैं। नमस्कार, लेट्स गो लेट्स गो। अब लास्ट क्लास में अगर आप सब थे तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी वो ये थी कि जो फोर्स होती है एक चार्ज पे, ये हमने पढ़ लिया था कि एक चार्ज जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उस पे जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी होता है। दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने कहा था कि हम इस पूरे फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं पढ़ने वाले। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिसकी डेफिनेशन या डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस ये सीधा हमारे पास आया है और इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, अब F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा के ऊपर आज हमें अलग अलग केस पढ़ने हैं। पहला केस, जब कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर करेगा तो क्या होगा। दूसरा केस, जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो क्या होगा। तीसरा केस, जब चार्ज पार्टिकल एक रैंडम एंगल पे एंटर करेगा तो क्या होगा। रैंडम एंगल मतलब जो 0 से 90 के बीच में होगा। तो अब जो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो सेकेंड केस है, जहां पे चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा। और आज का पूरा जो लेक्चर है उसका मेजर हिस्सा वही पार्ट है जहां पे चार्ज 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है। तो इसके हम अलग अलग केसेस आज पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज, काफी इंपॉर्टेंट। केस वन, और इसमें केस सेकेंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। केस वन में व्हेन चार्ज पार्टिकल enters parallelly or एंटी पैरेलली, एक ही बात होगी, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल पैरेलली एंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंटी पैरेलली भी एंटर कर सकता है। क्या होगा भाई ऐसा हुआ तो। हमारे पास एक एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है भाई। ठीक है, हमारे पास एक एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कैसे भी हो सकती है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है भाई इस डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल जो है वो इसमें पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंटर करता है। पैरेलल में थीटा 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री होता है। तो अभी कुछ तो इमेजिन करना होगा। तो लेट अस एज्यूम कि चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे एंटर करता है। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, ऐसे एंटर करता है। ये चार्ज पार्टिकल है। तो इस केस में जो थीटा है वो 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा जो है वो 180 डिग्री भी हो सकता है। अगर पैरेलली एंटर करेगा तो 0 होगा, एंटी पैरेलल ऐसे एंटर करेगा तो 180 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगी, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स हमारे पास क्यू वी बी
साइन 0 डिग्री या फिर 180, दोनों ही केस में आंसर 0 आएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या फिर उसके ऑपोजिट दौड़ता है। तो ये केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन आप वैसे सिनेरियो सोचो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो अपनी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कोई फोर्स लगनी चाहिए। बट अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर वो सेम डायरेक्शन में एंटर किया, अगर वो 0 डिग्री बना रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर किया 180 डिग्री बना रहा है, उस केस में कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। तो ये अपने आप में थोड़ा विचित्र है अगर थॉट प्रोसेस से सोचे तो। यानी कि आप कह सकते हो कि इफ चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field parallelly या फिर एंटी पैरेलली, then there will be no force on charge due to मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स चार्ज पे नहीं लगेगी। सिंपल है। लेकिन मजेदार केस कौन सा है? मजेदार केस है भाई साहब हमारे पास केस 2, बहुत इंटरेस्टिंग। केस 2 इंटरेस्टिंग क्यों है, आओ जरा समझो भाई, केस 2 इंटरेस्टिंग क्यों है। ठीक है, शिवम बाबू आप कल से एक चीज स्पैम कर रहे हैं, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है बाबू, चलिए आइए। अब यहां पे अगर हम लोग समझें तो हमारे पास आता है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो क्या होगा। देखो, अब परपेंडिकुलरली एंटर करने में वैसे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करना है, बता परपेंडिकुलरली एंटर करना है। लेकिन परपेंडिकुलर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लेफ्ट राइट अप डाउन बनाने के बजाय इनवर्ड या आउटवर्ड बनाएंगे। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड बना रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, मैं बोल रहा हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है भाई। मैं कह रहा हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है भाई, इनवर्ड है भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक एरिया में यहां पे इनवर्ड है भाई, मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है भाई। इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। यस, अब अगर ऐसा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, और एक चार्ज पार्टिकल यहां से, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आपको बताना है यस और नो, क्या ये परपेंडिकुलरली एंटर हुआ कि नहीं। अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर किया कि नहीं। इनवर्ड के लिए क्रॉस होता है, आउटवर्ड के लिए डॉट होता है बाबू। यस, बताइए, परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब हुआ केस 3 में चार्ज पार्टिकल is entering in uniform magnetic field perpendicularly, in uniform magnetic field perpendicularly, चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। ठीक है, इस केस में जो थीटा होगा हमारे पास वो 90 डिग्री होगा। सही है,
अब आप कहोगे सर क्या इतना लंबा चौड़ा केस क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू बी बी साइन थीटा। हाँ, थीटा की जगह 90 डाल दिया होगा आपने। हाँ, साइन 91 होता है। हाँ, फोर्स आ गई क्यू बी बी। हाँ, जो कि आ गई मैक्सिमम। हाँ, सब कुछ सही कह रहे हो आप, मैं भी सही कह रहा हूं। लेकिन ये केस यहां पे खत्म नहीं होता। लेकिन ये केस यहां पे खत्म नहीं होता। ये तो सही बात है कि यहां पे चार्ज पार्टिकल जो है, यहां पे चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद परपेंडिकुलरली एंटर करता है, थीटा 90 रहता है, और उस पर फोर्स लगती है जो कि लगती है क्यू बी बी, और क्यू बी बी फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। लेकिन उसके आगे क्या, अब आप ये नोटिस करो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। अगेन हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो v क्रॉस b से आएगी। अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर। मैंने आपको दो स्ट्रॉ, दो पेन से सिखाया था। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। अंगूठा कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है इस पे जो फोर्स होगी, इस पे जो फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, अपवर्ड, which is perpendicular to velocity, which is perpendicular to velocity। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, वो उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देता है, बिकॉज वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। यानी कि इस पे जो फोर्स लगना शुरू होगी ये ऊपर के डायरेक्शन में होगी। इस पे जो फोर्स लगेगी ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगी। चार्ज पार्टिकल यहां भाग रहा है, फोर्स लग जाएगी इस पे ऊपर। चार्ज पार्टिकल यहां भाग रहा है, फोर्स लग जाएगी ऊपर। जब वेलोसिटी से फोर्स परपेंडिकुलर लगती है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स लग गई। ये वाली फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और ये चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा, और ये चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा, और ये चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा। इसका एक सेंटर होगा, उसके अक्रॉस ये घूमेगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपवर्ड है, यानी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। सो मैग्नेटिक फोर्स will provide centripetal force, and hence charge particle will rotate in circular path। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगा। अच्छा, खत्म हो गई बात? नहीं। तो पहली बात तो क्या सीखा हमने कि अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है तो फोर्स मैक्सिमम होती है, दैट इज क्यूबीबी। मैक्सिमम होने के साथ साथ वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी की, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। अब हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। अब हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैलकुलेट करना है। आ जाओ भाई, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या यह कहना सही होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, ये हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग चुकी है क्यूवीबी, क्यूवीबी इस पे फोर्स लग रही है।
एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा और यहां बच जाएगा mv, नीचे आ जाएगा qb इज इक्वल टू r। मुबारक हो आपको, r का फॉर्मूला मिल गया, रेडियस का फॉर्मूला मिल गया mv अपॉन में qb। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका मास फिक्स्ड है, उसका चार्ज फिक्स्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एक प्रोटॉन एंटर करता है तो मास फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो क्या यह कहना सही है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो एंटर करेगा उतना बड़ा रेडियस कवर करेगा? अगर अगर 11th नहीं पढ़ा, हाँ तो बेटा अगर चार्ज, अगर मैग्नेटिक फील्ड और अगर मास ये कांस्टेंट है तो क्या यह कहना सही होगा कि जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर बाकी सब कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के भी डायरेक्टली। अगर दो पार्टिकल हैं, बाकी सब सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे दो पार्टिकल है, सब कुछ सही है लेकिन दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो फिर दोनों के लिए जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस कम हो जाएगा। तो चार फैक्टर्स हैं, रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है एम वी बाय क्यूबी, वेयर एम वी को आप मोमेंटम भी लिख सकते हो, बट वो बच्चों वाली बात है। अगर मोमेंटम गिवन होगा तो समझ जाना वो एम वी के बराबर ही होता है, वैल्यू पुट हो जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है क्या, जब ये घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में तो एक चक्कर काटने में इसका एक समय होगा जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। हाँ, शिवम से नहीं भाई, क्लास में 3-4 शिवम होंगे, आप नहीं थे, वो जो भी था यार, प्लीज अब उसको छोड़ो बात को। अब नहीं, शिवम सेन तो नहीं था। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड भी है, यस। अब अगर मान लेते हैं दो चार्ज हैं, सेम है सब कुछ, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उसमें रेडियस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये तो हमारे पास आया R इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, रेडियस आ गया। मुझे अभी निकालना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी के या रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग आंसर भी दे सकते हो, अलग अलग आंसर भी दे सकते हो। वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी के लिए पूछ लेता हूं, चलो। एक चक्कर काटने का जो समय है यानी कि टाइम पीरियड, उसका वेलोसिटी के साथ क्या कनेक्शन होगा? चलो बताओ, डायरेक्टली या इनवर्सली? एक पूरा चक्कर काटने का जो टाइम पीरियड है उसका वेलोसिटी के साथ क्या कनेक्शन होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टाइम पीरियड का रेडियस के साथ क्या कनेक्शन होगा? टाइम पीरियड का रेडियस के साथ क्या कनेक्शन होगा? टाइम पीरियड का रेडियस के साथ क्या कनेक्शन होगा? हाँ, रेडियस के साथ। ठीक है, ठीक है भाई, देखो 99.9999% बच्चों ने कहा है या तो डायरेक्टली या तो इनवर्सली। ठीक है, बहुत कम बच्चे, 1%, आधा परसेंट, 0.01% बच्चे होंगे जिन्होंने कहा है कि रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। आओ देखते हैं, अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कितना समय लगता है एक चक्कर काटने में, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर काटने का डिस्टेंस होता है 2πr और स्पीड होती है v। बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, एलकेजी से। 2π r की जगह मैं लिख सकता हूं एम वी बाय क्यू बी,
और यहां पे मेरे पास एक v ऑलरेडी है, तो v से v कैंसिल हो जाता है। मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है 2πm अपॉन में QB, 2πm अपॉन में QB। और अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है। और आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था, जब मैंने आपको ऊपर बोल दिया कि रेडियस के बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए था कि अगर एक छोटा सर्कल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो कम होगी, लेकिन अगर एक बड़ा सर्कल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़े, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और अगर रेडियस के बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस के बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं दौड़ के सेम आ जाएंगे। यार आप दौड़ रहे हो इतने रेडियस पे लेकिन धीरे दौड़ रहे हो, मैं बड़े रेडियस पे दौड़ रहा हूं लेकिन तेज दौड़ रहा हूं, तो क्या ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि हम सेम जगह पे पहुंचेंगे। बट ठीक है, आपने हो सकता है ये सोच के कहा हो कि रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। कई बार हमें लग रहा होता है बहुत अजीब, लेकिन जैसे आज ही मैंने अपनी पूरी साइंस एंड फन की टीम से एक सवाल पूछा, दाढ़ी वाले सर पे रील भी डाली। मैंने कहा कि धरती पे लगभग 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, धरती पे लगभग 8 बिलियन लोग हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अमेज़न जंगल में कितने पेड़ होंगे। किसी ने 1 मिलियन कहा, किसी ने 10 मिलियन कहा, किसी ने 20 मिलियन कहा, किसी ने 1 बिलियन कहा, किसी ने 2 बिलियन कहा। पर आपको आंसर पता है कितना है? अगर आपने वो रील देख लिया तो फिर छोड़ दो, लेकिन क्या आपको इसका आंसर भी पता है कितना है? दाढ़ी वाले सर पे ये कंटेंट में डालता रहता हूं, लेकिन आपको अंदाजा भी है अगर धरती पे 8 बिलियन लोग हैं तो सिर्फ अमेज़न जंगल में कितने पेड़ है? आंसर है 390 बिलियन। ये सिर्फ अमेज़न जंगल के अंदर पेड़ का अमाउंट है। मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि 390 बिलियन सिर्फ पेड़ हैं अमेज़न जंगल में, 1600 अलग अलग प्रजातियों के। हम सोच भी नहीं सकते ये नंबर ऐसा है। जैसे अगेन एक और, फोन चलाना ही छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर अर्थ है, ये अर्थ है, तो आप मून को कितना दूर इमेजिन करते हो? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, आप मुझे रोक देना, ठीक है, मैं आपको अलग अलग पोजीशंस बताऊंगा, ठीक है। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो आप मून को कहां इमेजिन करते हो? यहां, यहां, मतलब ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? कहां इमेजिन करते हो? ए, बी, सी या डी? कहां इमेजिन करते हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर अगर मून यहां, अगर अर्थ यहां है, तो आपको पता है मेरा हाथ इतना हो ही नहीं सकता कि मैं वहां तक चला जाऊं। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे एक कमरा है, कमरे के पार एक बाथरूम है, बाथरूम के पार एक गली है। गली को पार कर दोगे ना तो वहां मून है, वहां मून है। ए बी सी डी में से कुछ भी आंसर नहीं है। एक्चुअली में हमारे मून और अर्थ के बीच में इतना गैप है कि सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे इसके अंदर, सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। यस, सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा हमें लगता, हमने अपने बचपन से ही चीजें कुछ बस इमेजिनेट कर रखी है, वो इमेजिनेशन गलत भी हो सकती है। हमने इमेजिन किया हुआ है कि मून सन अर्थ के करीब है, ठीक है, बट कितना करीब है हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हमने कभी नंबर्स देखे ही नहीं। बट वो इतना दूर है कि इनके बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, सारे के सारे, जुपिटर भी, सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। बट ठीक है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मुझे एकदम से बस याद आ गई, क्योंकि हमको कभी कभार कुछ पैराडॉक्स होते हैं, हमको कभी कभार कुछ पैराडॉक्स होते हैं। जुपिटर भी आ जाएगा, सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, और शायद तब भी थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी। यस, कह रहे क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं मानती। हाँ, तो कैलकुलेट कर लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। चलो ठीक है, द ओनली पॉइंट इज बेटा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जो रेडियस है वो बढ़ेगा तो आपका माइंड कहता है कि टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, जो कि गलत नहीं कहता है। बट आपके दिमाग ने आपको ये नहीं साथ में बोला कि रेडियस के बढ़ने पे वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, या रेडियस बड़ा ही इसलिए था बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा थी। तो टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन में क्यूबी। तो एग्जाम में ये शो करने को आता है, एग्जाम में ये शो करने को आता है
कि शो करो कि टाइम पीरियड जो है वो रेडियस पे या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा, आई होप आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 में टाइम पीरियड होता है, तो वो क्यू भी अपॉन में 2πm हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है, डन है। अब इस केस के ऊपर सवाल कैसे आते हैं, अगर आज टाइम ने हमारा साथ दिया तो हम इसको एक आध तो पढ़ेंगे, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे अगर टाइम ने साथ दिया तो। लेकिन उससे पहले मैं तीसरे केस पर जाना चाहता हूं। इसके ऊपर सवाल आते हैं बहुत सारे, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। हाँ, यहां फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, वेरी नाइस। एक सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा, एक सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा ये जानना जरूरी हो सकता है कभी। वह तो टाइम पीरियड का भी क्या काम होगा आप बोलो, बट ऐसे ही जहां टाइम पीरियड का काम है फ्रीक्वेंसी का भी है। एक चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काट लेगा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और एक टॉपिक हुआ करता था हमारे सिलेबस में, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हमें ये काम आता था। हाँ, आप कौन सी स्टेट से हैं? मैं बेटा दिल्ली से हूं, मैं बेटा दिल्ली से हूं। हाँ, मैं दिल्ली से हूं, लेकिन मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, बट मैं नहीं जा पाया झारखंड के वाले प्रोटेस्ट में, क्योंकि कई लोग पता नहीं क्यों इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि जब हम दिल्ली में रहते थे, मतलब दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे पास ये डीएम आ रहे थे कि आप दिल्ली में रह के दिल्ली के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे। हम गए, वहां गए तो वहां पे भी लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर मैंने ज्यादा कंटेंट डाला नहीं, मतलब ज्यादा बात नहीं करी उसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगा था कि लोग बहुत गलत समझते हैं। अब झारखंड में ऐसा हो रहा है, हम सबको पता है, हमने स्टोरीज पे पोस्ट किया है, बट मैं झारखंड जा नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे पास समय होता या क्लासेस का कुछ पंगाना होता तो मैं पक्का जाता, बट हम ऑब्वियसली बात है इसको लेके अवेयर हैं, हम सबको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। पंजाब में भी हुआ था अभी पीछे, झारखंड में भी अब हो रहा है। तो ऐसा ही है यार, अब बहुत सारे लोग जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो नहीं आ पाए, बट उन्होंने सपोर्ट दिखाया स्टोरीज के फॉर्म में या कंटेंट की फॉर्म में, तो बस हम वही कर सकते हैं अभी। बट मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं पक्का जा, टाइम की भी बात नहीं है यार, मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभार कि अगर मान लेते हैं कि मैं आपकी पढ़ाई दिल्ली जाके वापस आना मेरे लिए 1 घंटे का काम था, मेरे लिए 2 घंटे का काम था, उससे मेरी क्लासेस सैक्रिफाइस नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लास सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, बट हर एक चीज का कॉस्ट है। मैं यहाँ बैठ के भी तो सपोर्ट दिखा ही सकता हूँ ना, पॉइंट ये। तो मैंने दिखा दिया। अब हमें पता है असम में क्या हो रहा है। अलग सर, आप सब अलग सर की वीडियोस अगर देख रहे हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं अभी भी, जिन अलग सर जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी हेल्प की है। लेकिन हर बार हर चीज हेल्प दिखाई नहीं जाती है यार। देखो, मैं ब्लाइंड स्कूल में गया था, मैं ब्लाइंड स्कूल में जाके वीडियो बना के आया। कई लोग वहां पे कह रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है, क्या मैंने कोई हेल्प नहीं की होगी? ऑब्वियस सी बात है हमने की होगी, लेकिन मैंने वो वीडियो में नहीं डाला। अभी तो मैं पेड बैच में आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वो वीडियो में नहीं डाला। मुझे लगा कि क्यों डालना, कोई मैं हेल्प करके आया हूं। बट लोग कुछ बात को कभी कभार समझते नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू अलग सर, जो इतने दिन शायद वहां पे 2-3 दिन वहां लगा के आए, उन्होंने पैसा वैसा दिया। मुझे पता था ये बात कहाँ जा रही है, तो मैंने पहले इस बात को आपसे शेयर कर लिया है। बट ठीक है, हमसे जो होता है हम करते हैं, दुनिया से जो होता है जो करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका काम बस घर बैठ के बोलना होता है। मुझे एक बच्चा बोलता है दिल्ली के प्रोटेस्ट में, सर आप प्रोटेस्ट पे नहीं जा रहे? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप कहाँ रहते हो? कहता दिल्ली में। मैंने कहा आप कितनी बार गए हो? कहता एक बार भी नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और वो कॉलेज स्टूडेंट था। मुझे बड़ी हंसी आती है सुन के कि घर बैठ के कमेंट करना इट इज वेरी इजी, बट चीजें ऑन ग्राउंड पे जाके करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। या क्योंकि हमें पता था हम जब दिल्ली के प्रोटेस्ट में जाएंगे तो हमें बैकलैश भी मिलेगा, और वो मिला भी, ऐसा होता ही है। बट ठीक है, यू यू जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं जहां पे आपके पास थोड़ा नाम होता है, तो आपको हर चीज, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, हर एक चीज फेस करनी पड़ती है। खैर आओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि ये चीजें क्लास में कमेंट मत किया करो कि आप मेरे करीबी बच्चे हो। ये सारे बच्चे पेड बैच के मेरे से सबसे करीब है। मैं नहीं चाहता कि हम क्लास के अंदर ऐसी बातें करें, मैं करता भी नहीं हूं, आपको पता है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। लेकिन मुझे पता था ये बात किस डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे? हमारे पास टाइम क्या हो गया? हमारे पास टाइम हो गया है 1935। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि हम ये वाला केस कर सकते हैं कि अगर एक सर्टेन एंगल पे जाएगा तो क्या होगा। आओ समझो। देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे पास आता है, क्या आता है, कहां गया? थर्ड केस, केस थर्ड, केस थर्ड आता है
तो केस थर्ड में हमारे पास when charge particle enters in magnetic field between 0 to 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ ऑब्लिक्वली। चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली का मतलब है ना तो वो 0 डिग्री पे एंटर हुआ, ना ही वो 90 पे, यानी ना ही वो पैरेलल एंटर हुआ, ना ही वो परपेंडिकुलर एंटर हुआ, एक सर्टेन एंगल पे एंटर हुआ। इस केस में क्या होगा, बहुत ही प्यारा सिनेरियो है। देखो यहां पे इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस कंसेप्ट है, बड़ी प्यारी कंसेप्ट है, बड़ा मजा आता है मुझे इसको पढ़ाने में। देखो आपको पढ़ने में मजा आएगा। यहां पे हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पढ़ना ही यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, देखो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, v वेलोसिटी से ऐसे एंटर करता है। ये चार्ज पार्टिकल है भाई। इस चार्ज पार्टिकल ने हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आपको दिख रहा होगा, थीटा एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, आप सबको पता है। पहला कंपोनेंट है ये, दूसरा कंपोनेंट है ये, ठीक है। अब अगर ये थीटा एंगल बना रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा v, थीटा के साथ वाला है cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी हमारे पास थी उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब यानी यहां पे केस 1 और केस 2 दोनों एप्लीकेबल है, बिकॉज ये वो वाला कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसका मतलब है ये v cos थीटा चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि ये v cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो ये v sin थीटा है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, वो तो इसे सर्कुलर पाथ में भी घुमा देगा ना। ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास कौन है cos, ये हमारे पास कौन है sin, ये हमारे पास कौन है cos, ये हमारे पास कौन है sin। कॉस वाले कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास कौन है v sin थीटा, v sin थीटा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास v sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। क्या इस पे अंगूठा अंदर लगेगा, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, क्या अंगूठा अंदर लगेगा, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, क्या अंगूठा अंदर लगेगा, यस यस। यानी कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये इसे ऐसे अंदर की तरफ घुमाएगा और ये वाला पार्टिकल इसे आगे लेके जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ कि ये मैं भी लिखवा भी दूंगा कि ये वाला कंपोनेंट इसे ऐसे घुमाएगा अंदर की तरफ, देखो ना यहां पे कौन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये भी तो v क्रॉस भी, यानी फोर्स लग गई है ऐसे। तो ये वाला पार्टिकल, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, तो ये वाला पार्टिकल कैसे घुमा देगा। अगर इस पार्टिकल ने इसको घुमा दिया और ये वाला पार्टिकल आगे लेके जाएगा तो क्या होगा, अगर ये हमारे पास v sin थीटा है, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू, तो फोर्स ऐसे लग रही है। तो अगर ये ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, लेकिन ये इसको आगे भी लेके जा रहा है। सुनो, ये वाला v sin थीटा वाला कह रहा है ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, लेकिन ये कह रहा है आगे चलो। तो अगर ऐसा होगा तो ये घूमेगा भी और ये आगे भी जाएगा, ये घूमेगा भी और ये आगे भी जाएगा, और ये कौन सा पाथ कवर करेगा, हेलिकल पाथ।
और ये कौन सा पाथ कवर करेगा? हेलिकल पाथ, हेलिकल बोलते हैं इसको, हेलिकल, हेलिकल पाथ कवर करेगा। यस, ये कौन सा पाथ कवर करेगा? हेलिकल पाथ कवर करेगा। अब इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल enters at angle theta, v sin theta component which is perpendicular to magnetic field will rotate it in circular path, but v cos theta component which is in direction of magnetic field, in direction of magnetic field will suffer या will tends to but v cos theta component which is in direction of magnetic field will force charge to move in same direction. Hence, charge particle will follow helical path as shown. Charge particle will follow helical path as shown. चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ शो करेगा, चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ शो करेगा, हेलिकल पाथ। यस 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 यस, चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ शो करेगा। यस, ठीक है। हाँ भाई एक बच्चा, अरे यार, एक बच्चा कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा कह रहा है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 384,400 किलोमीटर है। पहली बात तो ये डिस्टेंस ही गलत है आपका, क्योंकि जो अर्थ है और मून है उनके बीच का डिस्टेंस वेरी करता है, कभी दूर तो कभी पास, ये एवरेज डिस्टेंस है। और दूसरी बात वो कह रहा है ऑल द प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो 387,928 है। पहली बात तो इसमें आपने अर्थ को भी कैलकुलेट किया है क्योंकि हम तो यहाँ पे अर्थ तो यहाँ आ चुकी है, इसकी जो बाकी प्लैनेट्स है। और दूसरी बात, वैसे भी ये डिस्टेंस गलत है, ये एवरेज डिस्टेंस है, नॉट एग्जैक्ट। यहाँ का कम होता है, यहाँ का ज्यादा होता है। हेलिकल इलेप्टिकल पाथ है। अबे यार, गूगल कर रहे हो, कम से कम ढंग से गूगल तो कर लो भाई। देखो, ये वो बच्चे जो गूगल का भी फायदा नहीं उठा पाते, ये वो बच्चे जो गूगल का भी फायदा नहीं उठा पाते। हाँ, ये कमेंट रोक दिया मैंने, सॉरी, एक सेकेंड, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। हाँ, डन है, ठीक है, चलिए, ठीक है, डन, ठीक है, डन। हाँ हाँ, अगर अर्थ को इंक्लूड नहीं किया तो भी गलत है, क्योंकि वो एवरेज डिस्टेंस है। डन है, चलो। तो यहां पे कौन सा पाथ कवर हुआ बेटा? हेलिकल पाथ कवर हुआ। कौन सा पाथ कवर हुआ? हेलिकल। लेकिन अब मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। मैं आपको एक सवाल का आइडिया देता हूं। इसके ऊपर नहीं आते हैं सवाल, इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आते हैं। कैसे सवाल? बड़े प्यारे सवाल। देखो भाई, एक सवाल से आपको अंदाजा हो जाएगा, काफी अच्छे सवाल आते हैं। क्वेश्चन आया कि एन अल्फा पार्टिकल and a proton enters in uniform magnetic field with same speed
गिव द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। आपको उनके रेडियस का रेशियो जो है वो बताना है। हाँ, क्या आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कितना टाइम्स होता है? क्या आपको पता है अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के कितना टाइम्स होता है? बोलो, पता है क्या आपको ये बात? मेरे हिसाब से आपको भूल गए होंगे, लेकिन हम लोगों ने ये 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल अगर प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, अगर प्रोटॉन का चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल के पास डबल चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है 2e। लेकिन अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है भाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन का मास हम प्रोटॉन के बराबर मानते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मानते हैं, पर थोड़ा सा फर्क होता है। अब चार्ज तो सबको पता है डबल होता है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल है हीलियम +2। अल्फा पार्टिकल अगर कोई भूल गया है तो हीलियम +2 होता है। अब हीलियम +2 के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन से डबल हो गया, लेकिन मास 4 गुना हो जाता है, 4 गुना मास हो जाता है इसका। अच्छा, अगर ऐसा है तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा, देखो अगर आपको यही नहीं पता था तो फिर काम ही खत्म हो गया। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या प्रूव किया आज? एम वी अपॉन में क्यू बी, लेकिन मास प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का आएगा, अपॉन में एम अल्फा चार्ज अल्फा, लेकिन v और b तो सेम ही है तो कैंसिल हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन में मास ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा में कैंसिल होगा तो 1/4 तो इससे आ गया, 1/4 तो इससे आ गया, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा में 1/2, मतलब इसका चार्ज डबल होता है। तो क्या ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास रेशो 1:2 आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। यस यस यस। क्या हमारे पास कैंसिल होने के बाद ये रेशो 1:2 आ जाएगा? यस। तो इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे। देखो अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो आपको पता होना चाहिए यार कि अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर सवाल ये आएंगे। इसमें नहीं आएंगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में भी आएंगे, आगे एटम एंड न्यूक्लियस सॉरी चैप्टर आपका, उसमें भी आएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके मास वगैरह, वैसे तो बहुत चांसेस हैं कि एग्जाम में ये गिवन आता है कि मास क्या है, बट बहुत बार ऐसा भी होगा गिवन नहीं भी आएगा, तो पता होना चाहिए आपको। हाँ, एक और क्वेश्चन कराता हूं, चलो। यस, एक और क्वेश्चन कराता हूं, कुछ मिलता जुलता कराता हूं, आओ देखो, लेकिन ये आप करोगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन enters in uniform magnetic field with same velocity, which one will have larger radius? किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? जल्दी से इसका आंसर आपको मैथमेटिकली करना है। ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, 2 नंबर का सवाल है, मैथमेटिकली आंसर देना है। 1 नंबर का सवाल नहीं है, 2 नंबर का सवाल है, आंसर मैथमेटिकली चाहिए, आंसर मैथमेटिकली चाहिए। यस, जल्दी करो। थैंक यू प्रथम, थैंक यू। एंगल 90 से ज्यादा हुआ, 180 से कम हुआ तो बेटा साइन तो रिपीट करता है ना अपनी वैल्यू को, सेम हो जाएगा। साइन में जो 0 से 90 होता है फिर वो 90 से 180 होता है ना, सेम है।
हाँ चलिए 1:1 आ गया निशांत का। ठीक है, मतलब दोनों का रेडियस सेम कह रहा है निशांत। ठीक है, गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, बीटा पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जितना होता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो लेट्स गो। सेम आ रहा है। ठीक है, 1:2 आ रहा है। अच्छा 1:2 आ रहा है। ठीक है, अरे रेशो तो निकालना ही नहीं है भाई, मतलब रेशो नहीं पूछा है, हमने तो पूछा है किसका रेडियस ज्यादा हो किसका रेडियस कम होगा। चलो देखो, हमसे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में रेडियस ऑफ प्रोटॉन पूछा है। क्या दोनों के अगर फॉर्मूला डाल दूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन b है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन v है अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन b है। अब v b से v b तो फिर से कैंसिल हो गया, मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, v तो v कैंसिल कर ही चुका है, b से b भी कैंसिल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास बराबर होता है क्या? नहीं, चार्ज तो बराबर होता है लेकिन मास बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है लेकिन मास बराबर नहीं होता है। तो आपका आंसर 1:1 कैसे आ गया था भाई, मतलब कुछ बच्चों का। तो चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन मास थोड़ी ना कैंसिल होगा। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में रेडियस ऑफ प्रोटॉन आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन के। अब वैसे तो इन दोनों के मास में 1800 गुना का अप्रोक्सीमेटली फर्क होता है, मतलब प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1800 गुना होता है। तो अगर रेशो पूछा होता, अगर पूछा भी होता तो आंसर 1:1800 होता, बट रेशो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा हुआ है कि बस बताओ किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम। तो हम सबको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1800 गुना ज्यादा होता है, जिसका मतलब यह है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक बच्चा साइन की बात भी कर रहा है, बेटा बड़े कब हो गए मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग बड़े कब हो गए, साइन की बात कहां से आ गई। अगर साइन उल्टा है तो एक ऐसे घूमेगा तो एक ऐसे घूमेगा, इससे रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा बाबू, मुझे समझ नहीं आ रहा बड़े कब हो गए। हाँ ठीक है, डन है। तो इस केस में अगर आपसे रेशियो पूछा होता तो आई होप सो कि क्वेश्चन में गिवन आएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आपको याद होना चाहिए और यह भी याद होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, तो अब आप समझ गए कैसे सवाल क्या, और ये बोर्ड में आए हुए सवाल है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, मतलब मेरे को याद है तो मैंने लिख दिए, लेकिन ये बोर्ड में आए हुए सवाल ही हैं। और हर साल ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो खैर नहीं आएगा, न्यूट्रॉन आएगा तो आप समझिएगा न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। डन है। हाँ, वन डे आई विल बी इन इंडियन नेवी ऑफिसर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक बच्चा कह रहा लिख दो, ये लो, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1800 गुना देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी यहाँ अगली क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैंने आपको वैसे आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मच 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 स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। वैसे ये साइक्लोट्रॉन की पढ़ाई है, साइक्लोट्रॉन सिलेबस में चला गया, बट मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, कोई सवाल और? हम अगली क्लास में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस। हम क्योंकि मैंने टॉपिक सही जगह खत्म किया है तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। 15 अगस्त को विनर सीरीज पे डिस्काउंट है, पता नहीं मुझे, पूछ के बताऊंगा अगली क्लास में। बैचेस पे है लेकिन विनर सीरीज का पता नहीं, पूछ के बताऊंगा, वरना पता चले जाएगा आपको। चलिए हाँ, अगली क्लास में विनर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, लव यू।